गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल अपन ने कर लिया था परावैद्युत पदार्थ के बारे में अपन पढ़ रहे थे। उसमें ध्रुवीय परावैद्युत के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। ध्रुवीय परावैद्युत में क्या होता है, देखिए ध्रुवीय परावैद्युत में दो तीन बातें अपन ने पढ़ी थी। पहली बात तो ये थी कि प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसके अंदर, ठीक है। जैसे अपने पास HCl है, H2O है, तो इसमें प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है। दूसरा अपन ने पढ़ा था कि जब बहुत सारे अणु हों, यानी पूरे पदार्थ हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण दूसरे अणु के द्विध्रुव आघूर्ण को कैंसिल कर देता है। तो जब विद्युत क्षेत्र अपन नहीं लगाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि परिणामी जो द्विध्रुव आघूर्ण है P नेट का मान वो 0 हो जाता है। कब? विद्युत क्षेत्र अगर 0 है तो, यानी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र है वहाँ पर नॉट इक्वल टू 0, तो P नेट कुछ होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि सारे के सारे अणु एक ही दिशा में हो जाते हैं। उसकी वजह से सबका द्विध्रुव आघूर्ण जुड़ जाता है और वहाँ पर एक परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। आज अपन चलते हैं अध्रुवीय परावैद्युत। तो उसके बारे में स्टेटमेंट लिखिए। सबसे पहले स्टेटमेंट भी अपन ने लिखवा दिया था कि वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश और ऋणावेशों का वितरण केंद्र एक ही बिंदु होता है, धनावेश और ऋणावेशों का वितरण केंद्र एक ही बिंदु होता है, क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय। अध्रुवीय के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे H2 है, O2 है और N2 है और CO2, ये एग्जाम्पल्स हैं। बेसिकली इसमें जैसे आप H2 देखो तो H2 में 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, तो इसका वितरण केंद्र सेंटर, इसका भी है। तो इनका वितरण केंद्र, जो द्रव्यमानों का वितरण केंद्र है, बिल्कुल बीच में आएगा दोनों के। ऐसे ही CO2 में, O2 में भी ऐसे ही आएगा, N2 में भी ऐसे आएगा। CO2 में क्या होगा, ये C बीच में है, तो इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, तो इसमें भी वितरण केंद्र जो है बिल्कुल मिडिल में आएगा। लेकिन पहले वाले में वितरण केंद्र जो है संपाती नहीं होते हैं। उसकी वजह क्या थी? जैसे HCl है तो H जो है परमाणु छोटा होता है और ये बड़ा होता है, तो इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है। अब इन दोनों को मिलाएं तो इसके पूरे का द्रव्यमान का जो वितरण केंद्र है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका द्रव्यमान बड़ा है, इसका द्रव्यमान छोटा है, तो ये कुछ इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें अपन तो वहाँ पर प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण आ रहा था। क्यों आ रहा था भैया? इसलिए आ रहा था क्योंकि वितरण केंद्र बिल्कुल सेंटर में नहीं था। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसी एक अणु की तरफ खिसक रहे थे, उसकी वजह से उस पर ऋणावेश आ रहा था और दूसरे पर धनावेश आ रहा था। लेकिन यहाँ पे वितरण केंद्र एकदम संपाती है, इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है जिसकी वजह से इनमें बॉन्ड बना है वो बिल्कुल मिडिल में रहेगा, ना तो ये किसी एक पर्टिकुलर की तरफ नहीं जाएगा। इस वजह से यहाँ पे प्लस माइनस बनेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? 0 हो जाता है। प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 है। बाह्य क्षेत्र अगर नहीं लगा रखा है आपने, तब भी क्या होगा, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण 0 ही रहेगा, जैसा पहले था। पहले क्या था? प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण था, लेकिन बाह्य क्षेत्र नहीं है, तब द्विध्रुव आघूर्ण 0 है। तो यहाँ तो पहले से ही 0 है, यानी प्रत्येक अणु का ही 0 है, तो सारे अणुओं को मिला दें तब भी अपने पास P नेट का मान 0 ही आएगा। लेकिन क्या होगा जब विद्युत क्षेत्र लगाएंगे? जब विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो बेटा क्या होगा कि प्रत्येक परमाणु में क्या होता है, जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। ये तो पता है ना सबको। जितना प्लस होता है अंदर होती है नाभिक, बाहर होता है इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है पहले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है
वो धनावेश पर किधर लगता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। और ऋणावेश पर किधर लगता है? विपरीत दिशा में लगता है। F बराबर -q। तो भैया ये जो पॉजिटिव है जो नाभिक के अंदर रखा हुआ है, इस नाभिक के अंदर जो धनावेश है उस पर बल किधर लगेगा? विपरीत दिशा में लगेगा। और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर बल किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। तो इस वजह से ये जो परमाणु है या अणु है किसी भी चीज, जो अणु दे रखे हैं H2 इनके, ये कैसे बन जाएंगे? ध्रुवीय हो जाएंगे। ध्रुवीय का मतलब क्या होता है? एक प्लस और एक माइनस, थोड़ा सा फैल जाएगा, एक प्लस और एक माइनस। विद्युत क्षेत्र अगर ऐसे लगा रखा है तो इधर माइनस इधर प्लस, क्योंकि प्लस के ऊपर विद्युत क्षेत्र किधर लगेगा? विद्युत बल किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो सारे अणुओं के अंदर क्या होगा? ऐसे ही हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र के कारण इनमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। और चूंकि ये सभी एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे P नेट का मान नॉट इक्वल टू 0 आएगा, यानी P नेट द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? तो समझ ही गए होंगे आप, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के कारण इसके पॉजिटिव आवेश पर तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा और नेगेटिव आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो यहाँ पर भी वो 3 पॉइंट जो आप पहले वाले में कंप्लीट कर चुके हैं, वही तीनों पॉइंट यहाँ पे हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है। वहाँ पे प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता था, लेकिन विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता था, और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता था। यहाँ क्या होगा? प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण भी 0 होता है, लेकिन जब विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो नेट विद्युत क्षेत्र का मान, वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें और उसमें केवल 1 पॉइंट का डिफरेंस है, दो तो सेम ही है कि उसमें प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है और इसमें प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। समझ में आ गई होगी बात आपको। उसके बाद देखिए ध्रुवण। ध्रुवण के लिए आप एक लाइन लिख लीजिए। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ध्रुवण, उसमें लिखिए बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होना परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। लाइन चेंज करके लिखिए, वे पदार्थ जिनमें प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती तथा उसके अनुदिश हो, रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं।
आगे लिखिए, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में पदार्थ के इकाई आयतन में, पदार्थ के इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण पदार्थ का ध्रुवण सदिश कहलाता है। इसे P वेक्टर से निरूपित करते हैं, इसे P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं। यह विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, यह विद्युत क्षेत्र कैपिटल E वेक्टर के समानुपाती होता है। यहाँ पर नीचे लिख लीजिए P समानुपाती कैपिटल E, तो P जो समानुपाती को हटाएंगे तो इक्वल टू लाएंगे, तो यहाँ पे आता है ये x की तरह ही है, थोड़ा सा इसको ऐसे तिरछा बना के ऐसे कट कर दो, इसको काई बोलते हैं। क्या? काई, काई, ठीक है। इसके आगे लिख लीजिए, यह एक समानुपाती नियतांक है, यह एक समानुपाती नियतांक है जिसे वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। यह एक समानुपाती नियतांक है जिसे वैद्युत प्रवृत्ति, वैद्युत प्रवृत्ति के नीचे अंडरलाइन कर लेना, वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। यह परावैद्युत पदार्थ की ध्रुवता का मापक है, यह परावैद्युत पदार्थ की ध्रुवता का मापक है एवं यह विमाहीन राशि है, एवं यह विमाहीन राशि है। तो ये हो गया अपने पास चालक, तो ये क्या नाम से ध्रुवण हो गया है, और परावैद्युत पदार्थ हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, चालक की धारिता। देखिए, कोई भी चालक होता है ना, इस चालक में अपन मान लीजिए ये कोई चालक है और इसको अपन आवेश दिए जा रहे हैं। अब आवेश देने से क्या होगा, इसके विभव का मान बढ़ता जाएगा, V जो है बढ़ता जाएगा, क्योंकि V बराबर क्या होता है, KQ/R होता है, ठीक है। आवेश दे रहे हैं, विभव का मान बढ़ रहा है, और यहाँ पर आवेश का मान भी बढ़ता जा रहा है।
अब क्या होगा कि जैसे आवेश देते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इसमें आवेश देंगे तो ये लेगा ही नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ये जो आवेश है, अब जैसे आप आवेश बढ़ाते जा रहे हो, मान लीजिए आपने 10 पॉजिटिव आवेश रखे, तो पहले इस गोले पर कितने आवेश आ रहे थे? 10 ही आ रहे थे। इसको ऐसे मान लो जैसे अपने घर पे कढ़ाई होती है, कढ़ाई। अब कढ़ाई में अपन पूड़ियाँ तल रहे हैं, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं? पूड़ियाँ डालते जा रहे हैं कढ़ाई में। अब कढ़ाई पूरी भर गई। अब आप कढ़ाई में अगर पूड़ियाँ डालोगे तो उसमें आएगी ही नहीं, पूरी जगह जो है ऑक्यूपाइड हो चुकी। मतलब पहले आपके पास 10 आवेश थे, आराम से रह रहे थे वो बेचारे, इनमें प्रतिकर्षण भी कम था क्योंकि ये दूर दूर थे। अब आप और आवेश देते जा रहे हो तो ये आवेश कहाँ एडजस्ट हो रहे हैं? इनके बीच में। अब ये पास पास होते जा रहे हैं आवेश, और आवेश दे रहे हो तो एक लिमिट तक ये पास पास होंगे, फिर उसके बाद में इनमें इतना ज़्यादा पास हो जाएंगे कि और आवेश घुस ही नहीं सकता, ठीक है। तो विभव का मान भी बढ़ता जा रहा है, हालांकि आवेश का मान जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है विभव का मान भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन हर एक चालक की एक क्षमता होती है, उसके बाद वो आवेश लेना बंद कर देता है, ठीक है। तो विभव का मान आवेश के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो Q दे रहे हैं अपन और V बढ़ रहा है, तो V का मान Q के समानुपाती हो गया। अब इसको हटाएंगे तो देखो ये जो विभव का मान बढ़ रहा है, आवेश दे रहे हैं, तो ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। चालक है, फिर चालक के अंदर अपन ने कोई और पदार्थ डाल दिया, क्षमता बढ़ जाती है। तो मान लीजिए कोई पदार्थ है जिसकी वजह से ये समानुपाती लिखा है, तो ये समानुपाती कांस्टेंट आ गया, तो इसको अपन बोलते हैं चालक की धारिता, धारण करने की क्षमता। ये अलग अलग होगी हर एक पदार्थ की, है ना। तो इसके अंदर आप चालक की धारिता के लिए परिभाषा लिख लीजिए। पहले लिखिए, पहले यदि एक विलगित चालक को कैपिटल Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि V हो जाती है, तब Q समानुपाती V, या Q इज इक्वल टू C। तो यहाँ समानुपाती नियतांक C, नीचे लिखो, यहाँ समानुपाती नियतांक C चालक की धारिता कहलाता है। अब पुनः समीकरण 1 से अपन लिखें, पुनः समीकरण 1 से ये हो जाएगा C इज इक्वल टू Q अपॉन V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो यहाँ से आपके चालक की धारिता की परिभाषा आ जाएगी। कैसे आएगी? देखिए, चालक की धारिता आवेश के उस मान के बराबर है जो किसी चालक को देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। ये 1 वोल्ट हो जाएगा। तो आवेश की वह मात्रा जो किसी चालक को देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, क्या कहलाती है? चालक की धारिता। तो लिखो इसको इस फॉर्मूले के नीचे, अर्थात चालक की धारिता आवेश की उस मात्रा के समान होती है
आवेश की उस मात्रा के समान होती है जो चालक के विभव में इकाई वृद्धि कर दे। जो चालक के विभव में इकाई वृद्धि कर दे। या दूसरे शब्दों में अपन ऐसे कह सकते हैं इसको, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को, या दूसरे शब्दों में आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? चालक की धारिता। मतलब ग्रहण करने का मतलब देखो, अलग अलग चालकों की अलग अलग क्षमता होती है, तो वो ग्रहण करेगा उसके हिसाब से। अब देखिए फॉर्मूला हमारे पास है C=Q/V। देखिए ये ऐसे ही है जैसे y/x होता है ना, तो अपन मान लीजिए इधर ले लेते हैं Q y/x पर, और इधर ले लेते हैं अपन V। तो जो इसकी टेंजेंट होती है, ये प्रवणता tan थीटा, मान लीजिए कौन है tan थीटा, ये थीटा कौन है, तो इसमें tan थीटा निकालो। ये लंब हो गया, सामने वाला लंब होता है और ये वाला आधार होता है, तो ये लंब किसके बराबर हो गया? इस Q के बराबर हो गया ना, ये Q ही है। तो यहाँ tan थीटा अगर अपन निकालें तो क्या आ जाएगा? Q/ ये V हो गया इतना, इसको यहाँ कर लो, लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या है हमारे पास Q, और आधार क्या है हमारे पास V, और Q/V को अपन क्या कह रहे हैं? C। तो यानी ये होती है टेंजेंट, प्रवणता बोलते हैं इसको मैथ्स की भाषा में। प्रवणता क्या होती है? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? Q/V। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि आवेश और विभव की जो टेंजेंट होती है वही क्या होती है? चालक की धारिता होती है। तो लिख लो पहले, इसको डायग्राम को बना लो आप। लिखो इसमें, यदि चालक को दिए गए आवेश को, यदि चालक को दिए गए आवेश को चालक के विभव में वृद्धि के साथ आरेखित करें, चालक के विभव में वृद्धि के साथ आरेखित करें, तो ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। तो ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। जिसका ढाल, ये ढाल है जो मैं टेंजेंट बोल रहा हूं ना, वो अंग्रेजी में, हिंदी में इसको ढाल बोलते हैं। जिसका ढाल धारिता को व्यक्त करता है। अब एक नोट लगा के एक पॉइंट जरूर लिख लेना इसमें, नोट लगा के लिखिए, चालक की धारिता उसके आकार, चालक की धारिता उसके आकार, आकृति एवं उसके
उसके आकार, आकृति एवं उसके निकट अन्य चालक की उपस्थिति, अन्य चालक की उपस्थिति तथा उसके चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती है, तथा उसके चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती है। लेकिन देखो आपको फॉर्मूला ऐसा लग रहा होगा ये C बराबर Q अपॉन V, कि चालक की धारिता उस चालक पर उपस्थित जो आवेश है उस पर निर्भर कर रही है, तो ऐसा नहीं है। तो इसको नीचे लिख लो आप, परंतु चालक की धारिता उस पर उपस्थित आवेश के मान उस पर उपस्थित आवेश के मान एवं विभव में वृद्धि पर निर्भर नहीं करती, विभव में वृद्धि पर निर्भर नहीं करती। अब जैसे इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसमें ये हो सकता है कि आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि सर ने अभी तो फॉर्मूला ही बताया था Q बाई V, अब कह रहे हैं कि Q और V पर निर्भर ही नहीं करता। तो ये हो सकता है आपके दिमाग में कन्फ्यूजन। तो इसको ऐसे समझें आप कि धारण करने की क्षमता कैसे है। जैसे एक आदमी 5 रोटी खाता है, एक आदमी की क्षमता कितनी है 5 रोटी खाने की, लेकिन अभी उसके पास 3 रोटी है, तो इस 3 को अपन ये थोड़ी कह सकते हैं कि इसकी धारण करने की क्षमता होगी। जैसे ये कोई भी चालक है, उसके C जो है एक अलग पर्टिकुलर होगा, उसका फिक्स होगा कि भाई ये इतना आवेश ग्रहण कर सकता है। मान लो 10 कूलाम आवेश ग्रहण कर सकता है कोई चालक, लेकिन अपन ने क्या दिया उस समय, मान लो 5 कूलाम ही दिया, उस 5 कूलाम के अनुसार ही विभव आ जाएगा। तो अपन ये थोड़ी कह सकते हैं वो इसका C हो गया, ये थोड़ी कह सकते हैं अपन। वो तो डिपेंड करेगा, चालक अलग अलग है, किस पर, परिस्थिति पर निर्भर करेगा। अलग अलग चालक की अलग अलग क्षमता होती है, तो वो उसके माध्यम पर, उसके प्रकृति पर, उसके चारों ओर जो मैंने लिखवाया ना 4 पॉइंट, उस पर निर्भर करेगा। इसको अपन बदल सकते हैं क्षमता को भी, ठीक है। अपन कुछ ऐसा करेंगे, अभी आगे देखेंगे अपन। जैसे अपन ये क्षमता है अपने को, इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको कम करके बढ़ा सकते हैं। इसको कम कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन R होता है। अब ये एप्सिलॉन क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती। अगर मान लीजिए निर्वात की जगह अपन कोई माध्यम ले लें, तो यहाँ पर कोई माध्यम आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन R और आ जाएगा। तो ये एप्सिलॉन R आ गया, तो ये विभव का मान कम हो गया। तो यानी अगर प्लेट के अंदर अपन कोई परावैद्युत माध्यम, एप्सिलॉन R क्या होता है, परावैद्युत माध्यम होता है, परावैद्युतांकित होता है। तो अगर परावैद्युत माध्यम भर देंगे तो उससे V के मान में चेंज आ जाएगी, धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। जैसे कैपेसिटर जो संधारित्र होते हैं, जो कंडेंसर अपन पंखे वगैरह में लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कैपेसिटर लगे होते हैं, कैपेसिटर ही बोलते हैं उसको, कंडेंसर। तो वहाँ पर कुछ लिक्विड अपन उसके अंदर भर देते हैं। अगला पॉइंट इसमें देखिए, एक टॉपिक लिखिए इसमें छोटा सा, SI मात्रक। इसका SI मात्रक क्या होगा, इसका SI मात्रक क्या होगा, SI मात्रक देखो, C बराबर Q बाई V, तो कूलाम पर वोल्ट हो रहा है। इस कूलाम पर वोल्ट को ही एक एक कर दो, एक फेरड कहते हैं, फेरड। हाँ, पहले चैप्टर में मैंने बताया था फेराडे और फेरड। फेराडे तो क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है। एक फेराडे बराबर
96,500 कूलाम होता है। और 1 फैरेड किसका, धारिता के मात्रक होता है। तो लिख लो इसको मात्रक। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल F से लिखेंगे। इसकी विमा भी आप देख सकते हैं। विमा क्या होगी, Q की विमा होती है A1T1 और V की विमा होती है, V बराबर होता है W/Q। विद्युत विभव की परिभाषा 3rd चैप्टर में अपन ने स्टार्ट में करा था, W/Q होता है। चलो एक बार तो ऐसे लिख लो, ये Q/W/Q हो गया, ये Q ऊपर जाके Q² हो जाएगा, Q² और W को क्या लिखते हैं, F.D लिखते हैं। अब तो आ जाएगा, ये A2T2 हो गया और ये हो गया M1 L1 T-2 और ये हो गया L1। ठीक, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, A2T2, ये हो गया M-1 और ये L2 हो गया, तो L2 ऊपर जाके L-2 और ये T-2 है ना, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। एक बार तो ऐसे लिख लो, फिर अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया M-1 L-2 T4 A2, ये इसकी धारिता की विमा आ गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। देखिए फैरेड एक बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए हमेशा कभी फैरेड में आपको इसका मान नहीं दिया जाएगा। न्यूमेरिकल्स में माइक्रो फैरेड या नैनो फैरेड, पिको फैरेड ये काम में लेंगे, जिनकी वैल्यू मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ ना। मिली, माइक्रो सब जानते हो आप, नहीं जानते तो एक बार दोबारा लिख लीजिए इसको। (10⁻³ मिली होता है, इसको स्मॉल m से लिखते हैं 10⁻⁻6 माइक्रो, म्यू से लिखते हैं 10⁻⁻9 नैनो, इसको स्मॉल n से लिखते हैं 10⁻12 पिको, स्मॉल p से लिखते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।